नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वही है, बंगला नंबर 205, उसका फाइनल पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के पहले आप फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, क्योंकि तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। सुधा और सुमित जो कि नए नए बंगले में अभी शिफ्ट हुए थे केयरटेकर की तरह, और बहुत खुश थे क्योंकि घर बहुत अच्छा था, आलीशान था। लेकिन पहली रात से ही उनको एक अजीब सा अनुभव होने लगा था, और जिस वजह से उन्हें डर भी लगा था। लेकिन सुमित तो सुधा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, नया घर है और इतने दिनों से बंद था, हो सकता है हम लोगों को इस वजह से ऐसा लग रहा हो। पर रात में जब ये दोनों सो रहे थे तभी सुधा को लगता है कि सामने बेड पर कोई बैठा है। ये देख करके सुधा बहुत डर गई थी, पर उस समय ये कुछ बोली नहीं थी। उसने धीरे से सुमित को जगाया और जैसे ही सुमित उठा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा शायद मेरा सपना होगा, मेरा भ्रम होगा, और दोनों सुबह का 4 बज चुका था तो वो दोनों सो जाते हैं फिर से। अब सुबह होती है तो सुमित सुधा को समझाता है। सुधा ने बताया कि उसने रात में सपने में क्या देखा था। तो सुमित समझाता है कि देखो, ये सब चीज़ों से हम जितना डरेंगे वो उतना ही डराते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। एक बुरा सपना समझ करके भूल जाओ। तो सुधा भी थोड़ा नॉर्मल होती है और बोलती है कि ऐसा है, पहले तो आप नहा करके मार्केट जाइए और माता रानी की एक फ़ोटो ले आइए, क्योंकि मंदिर में कोई फ़ोटो नहीं है और हमें पूजा करनी है घर में। तो सुमित कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ मार्केट, और नहा धो करके वो चला जाता है मार्केट। इधर सुधा घर की साफ़ सफाई और काम में जुट जाती है। सारा काम ख़त्म करके जैसे ही वो बैठती है, सुमित का इंतज़ार ही कर रही होती है, तभी इसको ऊपर वाले कमरे से, जिस कमरे में लॉक लगा था और वो अंकल ने बोला था कि वहाँ मत जाना, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई कुछ पटक रहा है या दरवाज़ा पीट रहा है। ये सोचती है कि ऊपर से आवाज़ें इतनी ज़्यादा कैसे आ रही हैं, क्योंकि अगर बिल्ली या चूहा होगा तो इतनी तेज़ आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ये सोच करके सुधा सीढ़ियाँ चढ़ती है धीरे धीरे और ऊपर चढ़ के जाती है, और दरवाजे के पास जैसे ही पहुँचती है, अचानक से जैसे किसी ने उसको अंदर खींच लिया। अब उसके बाद क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन अंदर से बहुत चीखें आती हैं। वो तो सुमित तुरंत आ गया था, तो उसे चीखों की आवाज़ आती है, तो वो दौड़ करके अंदर आता है और सुधा को आवाज़ देता है, सुधा कहाँ हो, सुधा कहाँ हो। तो सुधा छत से उतरती हुई नीचे आ रही थी और सुमित से बोलती है क्या हुआ। तो सुमित कहता है तुम चीखी क्यों थी। तो सुधा कहती नहीं कुछ नहीं, एक चूहा था और उसे देख करके मैं डर गई थी। अच्छा, वो नीचे आती है तो सुमित बोलता है ये लो तुम्हारी माता रानी आ गई हैं और इनको स्थापित करो और पूजा करो। तो सुधा उस समय कुछ अलग सा उसका बिहेवियर था। वो बोलती है कि ऐसा है, मेरे पास काम बहुत है और आप ही स्थापित कर दो और पूजा कर लो, मैं तब तक किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सुमित को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है चलो ठीक है, बिजी होंगी, बात कहती मैं बाद में कर लूँगी। तो बोलता है ठीक है। वो अच्छा माता रानी को स्थापित करता है और पूजा करता है, और ऑफिस के लिए देर हो रही थी, 10 बज चुका था। वो जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करवाता है और लेकर चला जाता है। आज टिफ़िन में कढ़ी पकौड़ा बना था, ये तो सुमित का फेवरेट था, तो वो बहुत खुश था और टिफ़िन ले करके ऑफिस पहुंचता है। तो उसका जो फ्रेंड था संजय, उसका नाम मैंने पहले नहीं बताया, तो उसका नाम संजय था। तो उनसे बोलता है सुमित कि देखो आज तुम्हारी भाभी जी ने कढ़ी पकौड़ा बनाया है, तो तुम्हें भी पसंद है ना। तो संजय बोलता है हाँ हाँ मुझे भी पसंद है। जैसे ही संजय टिफ़िन खोलता है, आप सोच नहीं सकते हो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से। संजय तुरंत ढक्कन बंद कर देता है और बोलता है ये कब की बनी हुई है कढ़ी। तो बोलता है अभी अभी तो सुबह बनाया है तुम्हारी भाभी ने। तो संजय बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। तो सुमित बोलता है संजय मुझे तुमसे बात करनी है।
और लंच टाइम पे या उसके बाद कभी मिलते हैं तो बात करेंगे। तो संजय बोलता है ठीक है, आज शाम को ही तुम्हारे घर में मिलते हैं और साथ में ही चलेंगे हम लोग। तो वो बोलता है ठीक है, क्योंकि संजय भी अकेला ही रहता था। दोनों साथ में ही गाड़ी से घर जा रहे थे। रास्ते में सुमित संजय से बताता है कि जब से मैंने उस घर में शिफ्ट किया है, पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं और सुधा भी डरती है बहुत। तो संजय बोलता है फिर तो किसी न किसी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। तो ये सारी बातें करते ही रहते हैं। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब संजय बोलता है अभी तो नई गाड़ी ली है, इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गई। बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं गाड़ी को। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी उसमें, लेकिन पता नहीं क्यों गाड़ी बंद हो गई थी। वहीं खड़े वेट करते हैं। तभी पास में ही एक मैकेनिक था, वो वहाँ से निकल रहा था। उसने गाड़ी चेक किया और ठीक कर दी गाड़ी। दोनों वहाँ से चलते हैं फिर और अपने घर पहुँचते हैं। डोरबेल बजाते ही दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और सुमित संजय से बोलता है कि भाभी जी नमस्ते कर रही हैं, तुमने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। तो संजय इधर उधर देखता है चारों तरफ और सुमित की तरफ देखता है, फिर पूछता है कहाँ है भाभी जी। तो सुमित बोलता है सामने तुम्हें भाभी जी नहीं दिख रही हैं। तो संजय बोलता है नहीं, मुझे नहीं दिख रही हैं। तो सुमित सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। सोचता है शायद संजय नाराज़ है क्योंकि कढ़ी ख़राब थी। तो बोलता ठीक है, अच्छा चलो हम लोग बैठते हैं। सुधा तुम चाय बनाकर लेकर आओ और हम दोनों के लिए अच्छी सी कड़क चाय बनाकर लेके आना। ये दोनों बैठ जाते हैं। अब संजय को डर लग रहा था। वो बार बार सुमित को देख रहा था, क्या ये नॉर्मल है, इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। वो सुमित से पूछता है सुमित तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो सुमित बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे क्या होगा। तो उसके थोड़ी देर बाद ही संजय के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और संजय बोलता है कि सुमित मैं कल सुबह आकर मिलता हूँ तुमसे और कल ही बात करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा अर्जेंट काम है। तो संजय वहाँ से चला जाता है और जब सुधा आती है तो सुमित उससे बोलता है कि संजय को कुछ काम था इसलिए वो चला गया है। सुमित इसके बाद खाना खाता है और सोने के लिए कमरे में जाता है और आधी रात को वही 1-2 बजे के आसपास जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सुधा बेड पर बैठी है और उसके बाल पूरे चेहरे पर हैं। ये देख करके सुमित एकदम से डर जाता है और उसको हिलाता है, सुधा ये क्या कर रही हो। तो सुधा कुछ बोलती नहीं है, उठ के चल देती है। और जब वो चल रही थी तो सुमित ने ध्यान दिया कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। ये देख करके सुमित बहुत डर जाता है और सोचता है कि मेरी सुधा को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सुधा ऊपर जाती है छत की तरफ और जीना चढ़ ही रही थी वो। तभी उसे किचन की तरफ से आवाज़ आती है कि जैसे कोई घड़े से पानी निकाल करके पी रहा है। ये तुरंत किचन में जाता है और देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, पानी पीने की क्लियर आवाज़ आ रही थी कि कोई पानी पी रहा है। ये दौड़ करके फिर सुधा की तरफ जाता है और सुधा ऊपर जा चुकी थी। ये भागते हुए छत पर पहुँचता है और देखता है कि सुधा ऊपर बाउंड्री पर खड़ी है और ऊपर से ही कूद जाती है। ये देख करके सुमित बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम से चिल्लाता है बहुत तेज़ी से। ऊपर से झांकता है नीचे, पर जब नीचे देखता है नीचे कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुधा ऊपर से कूदी है और नीचे कोई नहीं था। ये तुरंत नीचे आता है और बाहर जाकर के चेक करता है, पूरे घर में सुधा को ढूंढता है लेकिन सुधा कहीं नहीं मिलती है। तब तक सुबह हो जाती है और वो तुरंत संजय को फ़ोन करता है और संजय घर आता है। तो संजय से सुमित बताता है कि रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और सुधा तब से मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। संजय ऊपर जाता है और देखता है तो ऊपर एक कमरे से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। संजय को बर्दाश्त नहीं होता है और वो कमरा वही कमरा था जिसमें ताला लगा हुआ था।
तो संजय सुमित से पूछता है इसकी चाबी कहाँ है। तो सुमित बोलता है कि वो उन्होंने मना किया था कि इस रूम में कोई नहीं जाएगा। तो संजय बोलता है लेकिन बदबू इसी से आ रही है, हमें चेक करना चाहिए। तो वो बोलता है अरे इसमें कैसे सुधा जाएगी, क्योंकि वो तो बंद है और अभी तो सुधा मेरे साथ ही थी। लेकिन संजय को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस दिन भी सुधा को संजय ने नहीं देखा था। अब संजय ने सोचा कि शायद सुमित की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहर जाता है, पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और उस रूम का ताला तोड़ देती है। जब ताला टूटता है तो अंदर सुधा की लाश पड़ी थी, वो भी छत विच्छत थी, मतलब कोई देखने लायक नहीं था। इतनी बुरी तरह से उसको नोचा गया था, उसकी आंखें निकली हुई थी, बहुत अजीब था। और ये सुमित नहीं देख पाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर एक पुलिस वालों ने जब एक बात बताई कि ये लाश अभी की नहीं है, ये तो 1 हफ्ते पुरानी लाश लग रही है, क्योंकि ये इतना टाइम हो गया, इसमें दुर्गंध आने लगी। अगर 1 दिन पहले की होती तो इतनी दुर्गंध नहीं आती है। उन्होंने चेक किया और पता चलता है कि ये जब ये लोग आए थे उसके दूसरे दिन की ही लाश थी, और इन लोगों को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में ये सब हुआ और सुमित फिर किसके साथ रह रहा था, ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस था कि सुमित को खुद समझ में नहीं आया कि अगर सुधा पहले मर गई थी तो फिर मेरे साथ कौन रह रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो दूध वाला आता था रोज़ दूध का पैकेट डालने, तो उसने भी बताया कि उसने सुधा मैडम को ऊपर बालकनी में खड़े हुए देखा है, और अभी 1-2 दिन पहले ही देखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मर चुका है वो कैसे दिखेगा यहाँ पर थोड़ा अजीब ज़रूर था। पर संजय की वजह से ये सारा खुलासा होता है और सुमित को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वो दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो पागल ही हो चुका था। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुधा अब इस दुनिया में नहीं है। संजय उसको लेकर के अपने घर जाता है और वहीं से उसका इलाज करवाता है। हाँ, कुछ दिनों बाद संजय ठीक हो जाता है और सुमित ठीक हो जाता है, और संजय और सुमित दोनों साथ में ही रहते हैं। पर सुधा को खो करके सुमित कभी खुश नहीं रह पाया, और आज भी उसके मन में ये बात है कि काश मैं सुधा को बचा पाता। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर के आती रहूँगी। तो मिलते हैं नई कहानी में। थैंक यू।